नमस्ते भाइयों। मैं ब्रह्मदत्त। थोड़ा सा समय मिला आप लोगों के बीच में, सोचा कि चलो आज अपने एक भाई से परिचित करवा दें जो हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं, घर पे आए हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। और सब ये है हमारे वीर भाई दिल्ली से। नमस्कार दोस्तों। और मेरे घर पे ही आए हुए हैं और कुछ काम है इनका, अपना कर रहे हैं। जाओ बेटा जाओ, तुम नीचे जाओ। चलो चलिए हटिए आप यहाँ से बाइज्जत। हाँ, नमस्कार दोस्तों। गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, नीचे जाओ। कैसे हैं और आप ये लोग? चेहरा वारा धुल लो जाके। मैं भी आप ही लोगों दैया की तरह मुस्कान वीर भाई सबसे मौजी टिल्ली हो जाएगी। लाइव आ जाओ, मजे ले लो। दोस्तों, ऐसे ही हंसते रहने का है। केस वेस सब लाइफ में चलते रहते हैं, डरने का बिल्कुल नहीं। अरे योगेश भैया, पत्नियों के बारे में क्या, उनका तो पतना होना ही है। बस आप थोड़ा तरीके से लड़ो, है ना, और अपनी ज़िंदगी आराम से जियो। वैसे भी कोरोना फैला हुआ है ना। और अपना भी हाल ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। बस चल रही है ज़िंदगी किसी तरीके से, आप लोगों की मेहरबानी है ना। नहीं नहीं भैया तुम और नरेश भाई ये हाय, कैसे हैं? कुणाल भाई नमस्ते, कैसे हैं? और भौजी वौजी मज़े में सब? कोई बात नहीं, उनके लिए तो हमें सारे हथियार पता हैं, कौन सा घुसना है कौन सा निकालना है, चिंता मत करो। बस तुम कभी डिप्रेस मत होना, परेशान मत होना। लुगाइयों के तो हम दुश्मन हैं भाई। बोलो वीर भाई, कुछ बोलो। केस को लेके बोलना है भाई, डरने का नहीं, लड़ने का है। हिम्मत नहीं हारने का, उल्टे सीधे विचार नहीं लेके आना दिमाग में। केस और आपका भाई है ना, कानूनी रूप से बहुत मजबूत है, ये भरोसा देता हूँ आपको। और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में ना मुझे हर तोड़ पता है, हर तरीके की चीज़ें मुझे पता है कि आपको किस तरीके से बचाना है और किस तरीके से निकालना है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि मेरी थोड़ी सी स्थिति ख़राब है, इस वजह से आप लोगों का सहयोग मिल जाता है तो थोड़ा सा राहत मिल जाती है। और बाकी का कुछ नहीं है, जो हमारा मुहिम है वो चलता रहेगा और आगे चलेगा। बस ये है कि अभी उस स्टेज पे हैं हम कि बस आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों से मदद ले रहे हैं। देखो, अगर किसी को पुरुषों के लिए करना होता तो 15 साल से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, कानून है, सब कुछ है, सब अनदेखा कर रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। आपको खुद पता करना है कि हमें किस तरीके से लड़ना है, आपके केस के मेरिट्स कैसे हैं। कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आप मर रहे हैं तो मर जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को, लेकिन आप मरेंगे तो आपके साथ में एक कायरता शब्द जुड़ के चला जाएगा। इसलिए ईमानदारी से लड़ो, अच्छे से लड़ो, हर चीज़ को समझो। इसलिए ज़रूरी है समझाना, क्योंकि अगर आप कानून समझ गए ना, और अगर आपने ज़िंदगी में दूसरा स्टेप अगर शादी करने का लिया, तो सामने वाला आएगा तो एक बार सोचेगा आपके ऊपर हाथ डालने से पहले। तो इसलिए ज़रूरी है कि खुद कानून को समझो, अपने अधिवक्ता भाइयों को बताओ, उनको भी इंटरेस्ट आएगा। आप आज मैंने एक पोस्ट देखी, उसमें पोस्ट में एक हमारे एक भाई है, उन्होंने लिखा कि आप करोड़ों की गठरी लेके चले जाना कोर्ट में, लेकिन जब तक आपको कानूनी ज्ञान नहीं है, जब तक आप कानून ज्ञान नहीं सीखना चाहते, तब तक आपको कहीं भी राहत नहीं मिल सकती। तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप लोग स्वयं समझें, क्योंकि आप साथ में रहे हैं, अपनी के पत्नी के साथ में रहे हैं, आप अपनी स्थिति बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर चीज़ को समझें, और जो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो लगाए गए हैं उनको काटें, उनको समझें। क्या हमारे ज़मानत लेनी चाहिए 498 ए 323 में? मानव भारती भाई, मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि जैसे ही मुकदमा दाखिल, मतलब एफआईआर दर्ज होती है,
तो सबसे पहले वकील लोग ये बोलते हैं अरे भाई तुम फंस जाओगे, जेल चले जाओगे, पुलिस है, पुलिस अपने डंडे पे संविधान लिख के घूमती है, डराने की कोशिश करती है। तो किसी से, किसी भ्रष्टाचारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वकील लोगों का जब काम स्टार्ट होगा तब आप वकील से अपनी मदद ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है फिलहाल में जमानत लेने की। चार्जशीटेड मैटर होगा, नोटिस आपको इशू किए जाएंगे। नोटिस इशू होने के बाद में आपको आगे कैसे प्रोसेस करना है, कैसे क्या करना है, आपकी चार्जशीट दाखिल होगी। चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद भी आप तुरंत बोलते हैं कि नहीं हमारे खिलाफ में चार्जशीट दाखिल हो गई, 482 CRPC क्वेश्चन में हाई कोर्ट चले जाएं। क्यों भाई, क्यों हाई कोर्ट जाना है? हम आपको सारा प्रोसीजर अपने वीडियो में बता चुके हैं, यूट्यूब चैनल जो है उसमें प्रोसेस बता चुके हैं। कोई जमानत लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा साफ साफ तरीके से कहा गया है CRPC 190 सबसेक्शन 1 क्लाउज 2 में, दी मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट फैक्ट्स। अगर आपकी चार्जशीट में अगर कमियां हैं और मजिस्ट्रेट ने उसको प्रसंज्ञान लिया है तो आप उस प्रसंज्ञान ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं अपनी ऊपरी अदालत में। अभी आपको 482 की रेमेडी बचा के चलनी चाहिए, जमानत की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मैं मानता हूँ। और इस चीज़ को मैंने खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया है, नोटिस सर्व हुए हैं, कोई जमानत नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है। और बहुत लोगों को पता भी नहीं है, वकीलों को पता भी नहीं है कि कोई भी जैसे आदेश चार्जशीट के बाद में मजिस्ट्रेट उस पर प्रसंज्ञान लेते हैं, उसमें लिखते हैं कि अवलोकित किया गया, और उसको चैलेंज नहीं करते हैं, सीधा हम लोग जमानत के लिए चले जाते हैं। तो अभी जमानत की स्टेज नहीं है। आपको सम्मन इशू किए जाएंगे, आपको वारंट इशू किए जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आने दो और अपना जो ऑर्डर शीट है या अपना जो भी आदेश मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान लिया है, कॉग्निजेंस लिया है, उस ऑर्डर को ऊपर चैलेंज करो। ऐसा कोई भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो प्रतिवादियों के हितों को प्रभावित करता हो उसको आप किसी भी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं, जो आपकी कंशन अदालत है, ऊपरी अदालत है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप, और आपने देखा होगा कि जो पुलिस है ना हमेशा भ्रष्टाचार करती है, और मेरी जो मुहिम है वो पुलिस के खिलाफ़ है। और ऐसा नहीं है कि मैं सबके खिलाफ़ हूँ, लेकिन जो ईमानदार है उनके सामने मैं नतमस्तक भी हूँ, उनका पैर छू के सम्मान भी करता हूँ। लेकिन जो भ्रष्टाचारी है उनके लिए मैं बहुत मतलब मैं उनकी गुंडागर्दी नहीं देखना चाहता, और ना मुझे वो पसंद आते हैं। और जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी उनको हम कोर्ट में रगड़ेंगे, चाहे आपका मैटर दिल्ली का हो, चाहे कानपुर का हो, चाहे लंदन का हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग मेरी मदद करेंगे। हम फाइनेंशियली रूप से बहुत कमज़ोर हैं, आप लोग अगर मेरी मदद करेंगे तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अन्यथा दुनिया में सब जी रहे हैं एक दूसरे के लिए, कोई नहीं मरता। मैं सीधा सीधा सिद्धांत जानता हूँ, मैं मर जाऊँगा, आप नहीं आएंगे देखने, क्योंकि आपको आने में सोचना पड़ेगा, पता नहीं आप किस कोने में बैठे हुए हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्यर्थ की बातों से, टोटलेबाजी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जितनी आपकी मदद कर सकते हैं वो हम करेंगे और करते रहेंगे, और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जमानत एक अधिकार है और वो आपको मिलनी तय है, लेकिन तब जब आप फैक्ट पे लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे। नितिन भाई, एक डिटेल्स वीडियो मेंटेनेंस पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जजमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो मेरिट पे डिसाइड होते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग कोई भी नीचे का आदेश लेके ऊपर हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट का आदेश ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बदल जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं, कभी कहते हैं पत्नी को भरण पोषण देना है, कभी कहते हैं पत्नी को भरण पोषण नहीं देना। तो मेरे भाई, हम यहाँ पे इसको किस आदेश को लेना है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि निचली अदालत जो हमारी ट्रायल कोर्ट जो बैठी हुई है उस आदेश को वो काउंट करे। वो केवल एक डायरेक्शंस देखती है। डायरेक्शंस क्या है? जैसे अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट बिहार है, राजेश कुमार है ना, रजनीश नेहा है, ये इस तरीके की जो जजमेंट है जिसमें डायरेक्शंस इशू होती हैं, बाकायदा प्रॉपर चैनल से होती हैं, उन जजमेंटों को मतलब काउंट किया जाता है, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी का आप कोई भी जजमेंट दे दीजिए कि अगर आप हाई कोर्ट का जजमेंट दे रहे हैं तो अगली पार्टी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे देगी। और ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट, केस के मेरिट पे डिपेंड करता है। आपने देखा होगा पेपर की लाइन पे लिखा हुआ है कि नहीं, मेंटेनेंस पत्नी कमा रही है तो मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। दूसरी पेपर की कटिंग में लिखा होता है कि नहीं, पत्नी कमा रही है तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये क्यों? एक ही कोर्ट के आदेश है, एक ही कंसर्न कोर्ट है, ऊपर हाई लेवल की कोर्टें हैं। क्यों? क्योंकि इनके केस के मेरिट्स अलग अलग हैं, इसलिए इन पे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। CRPC 125 में साफ साफ तरीके से हर चीज़ लिखी गई है, 3 सेक्शन है
125, 126, 127, 128, 4 हैं ये। इन्हीं में आपका जवाब लिखा हुआ है, इन्हीं में आपका सारा चीज़ लिखा हुआ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मजिस्ट्रेट किसी भी तरीके से रिकवरी नहीं कर सकता। अगर आपके ऊपर कोई रिकवरी आती है 125(3) में, तो आप उस पर आपत्ति दे सकते हैं। बाकायदा आपको सम्मन आएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, डेट दी जाएगी, आप उस पर ऑन एफिडेविट अपनी आपत्ति लगा सकते हैं। सबूतों का भार है वो आपकी पत्नी पे चला जाएगा। देखिए, मेरी सीधी सीधी लड़ाई है, मैं गुमराह करने वाली लड़ाई नहीं लड़ता, और मैं साफ साफ मदद करता हूँ। बस ये है कि स्थिति ये रीशु भाई, ये नरेश सिंह दल्ले तेरी लड़की कुत्ते डंडी है 1 नंबर की, मतलब मैं ससुर वसुर के लिए लिख रहा है कुछ। अच्छा अच्छा। तो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद है। हमारे ससुर को गाली तो जितना दे सको, मज़ा आ जाएगा। हम्म, कोई बात नहीं। वैसे वो नरेश नहीं है, वो कुछ और ही है। हो सकता है इसका ससुर हो। और ससुरों को तो सालों को ये तो भड़ुए ही होते हैं सारे के सारे, लड़कियों की कमाई खाते हैं साले सुनाने की। कोई बात नहीं, और बताओ। वैसे चिपक चिपक के मज़े तो आते हैं। दनादन देता। पीर भाई बोलो कुछ। अरे बोल रहे हो ठीक है, क्या अच्छा बोल रहा बोल रहे हूँ, हो। क्या बोल रहा हूँ? पेला है ससुरियों को दबा के, कीमत मांग रही है, क्या दिक्कत है? कीमत देंगे उनको कोर्ट में भैया अच्छे केस से। खुद ही लड़ने पड़ेंगे। कोई संस्था, कोई व्यक्ति आपकी मदद ही कर सकता है, लेकिन केस में आपको खुद से उतरना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारनी है ना? तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप लोगों के और कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे भाई, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं ना तो फ्री में कोई काम करता हूं, मेरी स्थिति वास्तव में बहुत ख़राब है। मैं एनजीओ की तरह ये रंडी रोना और ये सब नहीं करता फालतू का, कमीशन खोरी नहीं करता। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। बस मेरा एक ही इंटेंशन है कि आपको आत्महत्या करने से रोका जाए, किस तरीके से आपको मदद दी जा सकती है, किस तरीके से बचाया जा सकता है, वो मैं अपना काम करता हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में खुद स्वयं महसूस किए हैं। अब ये नहीं है कि मैं पुरुष हूँ तो मैंने मतलब सारा का सारा ठेका ले रखा है सबका। भाई मेरे भी बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको भी देखेंगे, अपने को भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो इसमें अन्यथा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा विवाह मानव भारती मेरा समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हुआ, ना दहेज लिया और ना दहेज दिया है, मेरे से संस्कारी सर्टिफिकेट है। कोई बात नहीं, लेकिन उसने तो दहेज का मुकदमा लगा दिया ना। और जब उसने दहेज का मुकदमा लगा दिया तो आपको उतनी ही बात कहनी है, उसी में आपको अपना बचाव ढूंढना है। कोई बात नहीं, परेशान ना हो। जब शेर 2 कदम पीछे जाता है ना, तो बहुत ताकत से झपट्टा मारता है अपने दुश्मन पर, है ना? ये सारी चीज़ें हैं। लोग तमाशा बनाते रहेंगे, आप एनजीओ वालों के नंबर लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सिर्फ खिलवाड़ करेंगे, आपको कुछ नहीं। मैं नाम खुल के बता सकता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एविडेंस भी दे सकता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। हर जगह आपको चूसा जाएगा सिर्फ, लेकिन आपको राहत कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं, लड़कियां 2 चीज़ें जानती हैं बहुत अच्छी तरीके से। उनको पता है कि एक, उनको कानून का फेवर है, समाज का फेवर है, सिस्टम का फेवर है, और दूसरा वो ये जानते हैं कि वो कितनी भी गलत कर लेना, एक पुरुष नाम का आदमी जो होता है, वो क्या बोला था वीर भाई, माफ़ करने के लिए पैदा हुआ है। कितनी भी बड़ी गलतियां कर लेना फिर भी माफ़ कर देता है। तो ये चीज़ें लड़कियां बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं और इसका फ़ायदा उठाना जानती हैं। और हम लोगों की आदत क्या है कि कोई विश्व सुंदरी आ गई, हम लोग उसी से चिपक गए, सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। तो जब तक आप अपनी मेंटलिटी चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप इन ट्रैपों से नहीं बच सकते। चंदन भाई नमस्कार, कैसे हैं? भैया यही है हमारा टूटा फूटा घर, छोटा मोटा, है ना? चल रही है ज़िंदगी आप लोगों के भरोसे, वरना ब्रह्मदत्त के ऊपर पता नहीं कब की घास जम गई होती, योगी जी की गैयां चल रही होती हमारे ऊपर। ये सही बात है भाई साहब, ये हकीकत बात है ये, है ना?
नितिन भाई देखो यार, अब नितिन भैया यार तुम यार धंधा पानी नहीं करने दोगे क्या मुझे? सारी चीजें पूछे ले रहे हो सब लगातार दबा के, क्यों? लोग 2.5-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं आप जैसे लोगों से, वकीलों से कमीशन खोरी करते हैं, कहते हैं 6 महीने में केस खत्म कर देंगे। खैर बता देता हूँ भाई, अगर डीबी केस में अगर डीपी रिपोर्ट नहीं लगी है ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस जो सेक्शन है ना, उनका वायलेशन हो रहा है। और डीवी सेक्शन 12 के तहत में जो मुकदमा दाखिल किया जाता है उसमें सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 है, उसमें साफ तरीके से ये बात कही गई है। और सेक्शन 13 भी है कि मजिस्ट्रेट जब तक डीपी रिपोर्ट अगर नहीं देखेगा तब तक वो प्रतिवादियों को सम्मन जारी नहीं कर सकता। अगर उसने सम्मन जारी कर दिया और डीपी रिपोर्ट नहीं लगी है, ठीक है, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब कंटेम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 सेक्शन 16 अंडर द प्रोविजन ऑफ 1926 ऑफ 3 लागू होगी मजिस्ट्रेट के ऊपर। और टेरिटरी जुडिक्शन पावर जो होगी वो हाई कोर्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट हैं, मुझे तो कहती है कि हो सके तो माफ़ कर दो। कहे ऐसे कैसे माफ़ कर दो, हैं? तमाशा लगा रखा है साला, हैं? माफ़ कर दो, ऐसे माफ़ी होती है? मुकदमा लगा के माफ़ी होती है, मुलजिम अपराधी बना के माफ़ी होती है। साली को रगड़ो अच्छी तरीके से, दिमाग से उसके सही आ जाए, साला ऊपर से लेके नीचे तक के बाल सफ़ेद हो जाएं उसके। कैसी बात कर रहे हो कुणाल भाई? छोड़ना मत बिल्कुल भी। नरेश भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आपको कुछ ऐसे केसेस बता सकता हूं अपने लोकल एरिया के, जो आप कह रहे हो 2% कन्विक्शन है 498 में। भाई साहब शक के आधार पर मजिस्ट्रेट 498 में सजा भी कर देता है। और आपने देखा होगा सीआरपीसी 280 पढ़ना, कि आपके हाव भाव देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के ना मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। साफ तरीके से लिखा गया, उसमें रिमार्क दे सकता है, उसमें रिमार्क शब्द का यूज किया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, और लोग गलत फहमी में ना जाएं कि 2% 498 के केस में कन्विक्शन होता है। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि शक के आधार पे भी अगर जज को लगता है तो वो अपना रिमार्क्स छोड़ते हुए भी सज़ा दे सकता है। ये बिल्कुल गलत फहमी में ना जाएं, ये बात सही है, कन्विक्शन हुआ है, 2% नहीं ज़्यादा होता है। रेशियो मुझे भी नहीं पता एनसीआरबी का, लेकिन हाँ कन्विक्शन होता है। अरे अभी ये केस था 354 पॉस्को का, उसमें शक के आधार पे 6 साल की सज़ा कर दी, 15,000 रुपये फाइन कर दिया। तो ये इन बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। मैं ये देखता हूँ कि मैं प्रैक्टिकली क्या कर सकता हूँ जिससे सामने वाले को राहत मिले। नरेश भाई मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन शक के आधार पर मजिस्ट्रेट सजा कर सकता है, कोई भी फैसला दे सकता है, केवल एक रिमार्क डालेगा। हाव भाव नाम की एक चीज़ होती है, बॉडी लैंग्वेज नाम की एक चीज़ होती है, वो भी मैटर करती है। और भाई साहब अब लाइव आए हैं तो कोई आना नहीं चाहता कॉल करने के लिए, इनके लिए पूरे दिन कॉल उठाते रहो, है ना। फिर कॉल लगाएंगे मेंस राइट वालों को, फिर मेंस राइट ढूंढेंगे, पता चलेगा भाई साहब मीटिंग में आ जाओ, है ना। वहाँ जाएंगे, नाश्ता पानी करेंगे, लौट के आ जाएंगे, फिर वही स्थिति आ जाती है ना। तो ये जो हो रहा है ना ये आपके साथ, ये कुछ नया नहीं है, ये मेरे साथ भी हो चुका है। आज मैंने इतना सक्षम क्यों अपने आप को बनाया, उसका शायद रीज़न ये लोग भी रहे हैं कहीं ना कहीं। हमारे बच्चों को कोर्ट की कस्टडी मिलने के बावजूद भी पुलिस थाने ने बुला लिया। मैंने कानून का सम्मान किया, मैं लेके चला गया। उन्होंने कितना वॉयलेट किया, उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं। नरेश भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो निचली अदालत के फैसले में ही गलतियां ढूंढती है। ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट को जुडिकेचर बोला जाता है, वहाँ सिर्फ पेपर चलता है। और जो आदेश आप लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना, उसमें फॉल्ट होने चाहिए। और अगर मजिस्ट्रेट 280 में
अगर हाव भाव देख के अगर कॉन्ग्नियंस ले रहा है और रिमार्क अगर लिख रहा है ना, तो उसको ऊपर की कोई कोर्ट काट नहीं सकती है इतनी आसानी से। जो भी कहना होगा निचली अदालत में ही कहना होगा, क्योंकि ट्रायल नीचे होता है, बाकी का जजमेंट में कमियां देखी जाती है। अगर कोई फॉल्ट है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, तो ऊपर रिलीफ मिल सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। बाकी का जैसा कि मैंने देखा, भैया नितिन भाई साहब, मैं आगरा आ रहा हूँ। देखो अगर 8 तारीख को अगर भारत बंद नहीं हुआ, सुनने में आ रहा है, अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई तो मैं 1-2 दिन में आगरा आ रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि वहीं परमानेंटली रहूँ। लेकिन जेब है ना, जेब जवाब दे रही है, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही है मेरी कहीं जाने की। हाँ, मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 दिन में आ जाऊँगा मैं शायद। 8, आज कौन सा दिन है? संडे है ना, संडे मंडे, आ जाऊँगा मैं, 1-2 दिन में आ जाऊँगा मैं। हंड्रेड % फॉल्ट मिलते हैं भाई साहब, मिलते होंगे नरेश भाई, बिल्कुल मिलते होंगे, क्योंकि सब कुछ मैकेनिकल वे में चलता है। लेकिन अगर जहाँ रिमार्क की बात आती है, तो आप रिमार्क को चैलेंज नहीं कर सकते वहाँ पे कि मजिस्ट्रेट ने ऐसा क्यों लिखा। आप मजिस्ट्रेट के आदेश को चैलेंज कर सकते हैं ऊपर, रिमार्क में कैसे बोल देंगे, पता नहीं उस टाइम पे मजिस्ट्रेट ने क्या हाव भाव देखे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कानून कह रहा है, ये सीआरपीसी कह रहा है। अगर वो मुझे 2 बंदे मिले ना कोई, तो मैं उनका आदेश दिखा दूंगा कि 498 में उनको कन्विक्शन हुआ है, प्रॉपर सजा हुई है उनको, और पूरी फैमिली को हुई है, और जेल काट रहे हैं, उनकी भाभी बच्चे भी जेल काट रहे हैं। तो इसलिए मेरा डराना नहीं है, मेरा मेरा ये है कि थोड़ा सा ईमानदारी से हमारा कांटेक्ट कैसे भाई, 300 रुपये पेटीएम कर देना, और नंबर हमारा कवर पेज में लगा हुआ है, कांटेक्ट हो जाएगा। क्यों आज क्यों रहे हो यार? सही बात है ना, हम क्या बच्चे मार देंगे अपने? हाँ हाँ, तो मेरे को फिर बता दो। मैं तो रुपया लेता हूँ, कलम पे तभी मजा आता है, जब जब पैसा रखा हो तभी मजा आता है काम करने में, है ना। हम कपिल सक्सेना तो है नहीं। और बताओ भाई साहब, अब तुम ही बात कर लो थोड़ी बहुत, टीवी देख लो जाके। देख रहा हूँ मैं, करो। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में। पैसा चाहिए हमें, पैसा। 7 साल में ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं अपनी, काम उसी का करेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमें गंदा बोलो, हमारी सास ने हमें बदनाम दामाद जी बोला है, तो हम बदनामी से ही, हम बिना पैसे के कलम नहीं उठाते। हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। हाँ, अगर आप मेरी 1% मदद करेंगे तो हम आपकी इतनी मदद करेंगे कि ज़िंदगी में मेरा नाम कभी भूल नहीं पाओगे। याद रखोगे कि हाँ, कोई मिला था जिसने बुरे समय में मेरी मदद की थी। धन्यवाद।